जेफरी एप्स्टीन जो है ना वो उसका फ्रंटमैन है। जेफरी एप्स्टीन आइलैंड जो है ये छोटा सा जजीरा है। जब इसका बेशुमार मालो दौलत आ गई उसने ये जजीरा खरीदा, बेशुमार कमरे बनाए आइसोलेटेड, ताकि जो उसके मेहमान थे, जो उसके कस्टमर थे, उनको मुकम्मल प्राइवेसी मिले। उसमें याशी का हर सामान था। बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं। लाखों की तादाद में फाइल्स और वीडियोस लीक हो रही है। फिर इसकी एक गर्लफ्रेंड थी गैस्लेन मैक्सवेल, उसने दुनिया में जगह जगह से, लंदन से, बाकी जगहों से लड़कियां लाती थी छोटी उम्र की। उनको ये लारा लगाया जाता था जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे, लेकिन उधर जब आ जाते थे आइलैंड के ऊपर वो विक्टिम बनती थी और उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती थी। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ अकेले का काम नहीं है, उसको बड़े बड़े नाम है। ट्रंप का नाम आया, बिल क्लिंटन का नाम आया। अब उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी जेल में है, उसको 20 साल कैद हो चुकी है। जेफरी एप्स्टीन जेल में था, अचानक खबर आई कि जो उसने सुसाइड कर लिया, और उस दिन कैमरे बंद थे और गार्ड सोए हुए थे। ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफुल पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड एपिसोड नंबर 8 और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक। सर, एक मौजू आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, बड़ा वायरल चल रहा है और ये हर किसी की ज़बान पर है। जेफरी एप्स्टीन, एप्स्टीन आइलैंड, एप्स्टीन फाइल्स केस। क्या ये माजरा है? कौन है ये जेफरी एप्स्टीन जिसने पूरी दुनिया में एक ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से उसको इतना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो बताइए ये था कौन? देखिए, ये इस वक्त बेशुमार इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ चुकी है और लाखों की तादाद में जो है ना वो इसकी फाइल्स और वीडियोस और सारी लीक हो रही हैं। तो उसमें तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम इसमें बेसिकली ये करेंगे कि ये था कौन और इसमें ये इसने क्या किया और ये क्या कुछ करने जा रहा था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और इसका जो इसके साथ जो इसकी पार्टनर थी उसका क्या रोल था। तो किस तरह से जो है ना अमेरिकन सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी, उसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल था, जिन्होंने इनके खिलाफ तहरीक चलाई और बिन बिल आयर इनको पकड़वाया। तो जेफरी एस्टीन जो है ये बेसिकली तो ही वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क और एक मिडिल क्लास फैमिली में था। शुरू में हम स्कूल में पढ़ता रहा, बाद में वो बहुत एलीट क्लास के साथ रबते हो गए। फिर उसे पता नहीं किस किस तरीके से बेशुमार दौलत उसके पास आ गई और अल्टीमेटली क्या कि उसने अपना जो प्लान बनाया, उसने एक जजीरा खरीदा जिसका नाम अब है कि लिटिल सेंट जेम्स। जो एप्स्टीन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है अब। उसको एस्पिन आइलैंड भी कह लेते हैं, लेकिन उसका नाम एस्पिन आइलैंड नहीं है। अच्छा। एस्पिन क्योंकि वहाँ से बिलोंग करता था, इसलिए लोग उसको एप्स्टीन आइलैंड गए। तो ये जो एस्पिन आइलैंड है, इसमें जो एस्पिन आइलैंड कह लें या लिटिल जेम्स है, आई सेंट लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड कह लें, ये एक जजीरा नहीं है। ये कैरेबियन सी जो है, विच इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, जो अमेरिका के तकरीबन साउथ वेस्ट में है। तो इसमें बेशुमार जजीरे हैं, छोटे छोटे जजीरे हैं। अच्छा। तो वो तो एक जजीरा जो है वो सामने आया। इन सब जजीरों के नाम किसी ना किसी सेंट के नाम पे रखे हुए हैं उन्होंने, कि फलां सेंट जजीरे छोटे छोटे, इर्द गिर्द सारा समुंदर, पानी, आइसोलेटेड वर्ल्ड है। इसमें से ये जजीरे जो हैं ये दो किस्म की ओनरशिप है। कुछ जजीरे जो हैं यूएस के पास है, उनके कंट्रोल में है। यूएस वर्जन आइलैंड इनको कहते हैं। कुछ ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है, अच्छा। इनको वर्जन आइलैंड कहते हैं। वर्जिन आइलैंड्स क्यों कहते हैं? वर्जन आइलैंड उन जगहों को कहते हैं, वर्जन आइलैंड भी है, वर्जन लैंड्स भी है। अच्छा। ये तो आइलैंड थे इसलिए वर्जन आइलैंड, वर्जन लैंड भी है। वर्जन लैंड्स और वर्जन आइलैंड्स वो हैं कि जो इस कोरल के ऊपर वो जगह जिनको ह्यूमन हैंड ने टच नहीं किया, कोई अल्ट्रेशन नहीं की, कोई चेंज नहीं की, जैसे उनकी फर्स्ट क्रिएशन हुई थी वैसे के वैसे है। उसके कोई पत्थर नहीं तोड़ा गया, उसके कोई रास्ते नहीं बदले गए, उसको तोड़ फोड़ नहीं की गई, वो वैसे के वैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये वर्जन आइलैंड जो है ये तो ये जहाँ पे है और जगहों पर भी है, सिर्फ यहीं पे नहीं है। कैरेबियन सी बनी, कैरेबियन सी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और कई जगहों पे भी है। लेकिन इसी तरह से वर्जन लैंड्स है, वर्जन लैंड्स भी कई जगहों पे कोरल के ऊपर कई जगह हैं जिसको ह्यूमन हैंड ने टच नहीं किया। हाँ जी। तो वर्जन का मतलब ही होता है अनटचेबल, जो तो अनटच है। तो ये अनटच आइलैंड थे।
जहाँ पर कोई इंसान कभी भी नहीं गया। कोई इंसान कभी नहीं गया। और जब गए हैं इंसान यहाँ पे इन जजीरों में, तो ये बिल्कुल उनके लिए नए थे। उन्होंने इनका नाम वर्जिन आइलैंड्स रख दिया। उसके साथ इनको बड़ी खूबसूरत जगह थी, पानी इर्द गिर्द सारा, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। तो ये एक जो हमारे होते हैं ज़्यादा जो दौलतमंद लोग होते हैं, उनका बड़ा पुराना होता है कि ऐशी के अड्डे बना दिए उन्होंने इसको। अभी तो ये है कि एक ये वर्जिन आइलैंड है। ये एक आइलैंड है, मतलब इस तरह के और आइलैंड्स भी? ये तो छोटा सा है, कोई ऐसे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, काफ़ी सारे हैं। अब वो नक्शा देखें तो बेशुमार आइलैंड्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने जो ये लोग जो थे, उनके लिए एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में जहाँ को कानून नाफिज नहीं होता, कुछ नहीं होता, किसी पकड़ में नहीं आते, तो वो जो है ना, वो जहाँ के उन्होंने अय्याशी के अड्डे बना दिए। पता नहीं और जगहों पे क्या क्या कुछ होता है इन 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 वर्जिन आइलैंड्स में। तो ये जो वर्जिन आइलैंड था, जिसको एप्स्टीन हम कहते हैं, एप्स्टीन आइलैंड या जेफरी, जेफरी नॉट जाफरी, जेफरी, जेफरी, हाँ, जेफरी एप्स्टीन आइलैंड जो है, ये छोटा सा जजीरा है। इसने ये किया कि जब इसका बेशुमार मालो दौलत आ गई, उसने ये जजीरा खरीदा, इसके ऊपर कुछ कमरे बनाए, बेशुमार कमरे बनाए आइसोलेटेड, ताकि जो उसके मेहमान थे, जो उनके कस्टमर थे, उनको मुकम्मल प्राइवेसी मिले। और उसमें याशी का हर सामान था। फिर जो इंसान है, उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है, जो भी पैसे वाले होते हैं, वो सारे उन बेचारों का, उन 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 उनका बेचारी औरतें जो है ना, वो विक्टिम बनती है। वो छोटी उम्र की हों, बड़ी उम्र की हों, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है अय्याशी करना। अय्याशी का मतलब औरतबाजी करना। ये वो हर हर ज़माने में होता रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह की, ये यहाँ पे भी होती थी। इसने ऐसी चीज़ें फ़राहम की, ऐसी लग्ज़री का सामान फ़राहम किया, उन जगहों पे हर किस्म की चीज़ें मौजूद थी। तो फिर इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, गिज़लेन मैक्सवेल, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने दुनिया में जगह-जगह से, लंदन से, बाकी जगहों से, कि लोग लड़कियाँ लाती थी वहाँ से, यहाँ पे। अच्छा, लड़कियां सब लाए? लड़कियाँ लाती थी छोटी उम्र की। और फिर उनको ये शुरू में जो 14-14 साल की थी, वो तो उनको ये लारा लगाया जाता था कि उनको वहाँ से जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे। लेकिन उधर जब आ जाते थे आइलैंड के ऊपर, तो वो विक्टिम बनती थी इस तरह के यश लोगों का, और उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती थी, और सब कुछ होता था। तो वो चीज़ें जो थी वो छुपी रहती। ये तो जहाँ तक मेरे इल्म में बात आई है, बेशक वो अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत कुछ आ जाए। वो तो वन ऑफ द गर्ल्स, उसकी एक लड़की की वालदा जो है, उसने ये चीज़ें एक्सपोज़ की। उसने कहा मेरी बेटी थी, वो 14 साल की, और वो इस तरह से लेके गए उसको, उसके साथ सेक्सुअल जो है ना वो हैरेसमेंट हुई, एक्सप्लॉयटेशन हुई। तो उससे बाद अमेरिकन सोसाइटी के जो है ना इल्म में आया, उन्होंने बाकायदा ऐसे मूवमेंट चलाई। दिस क्रेडिट गोज़ टू द डेमोक्रेसी ऑफ यूएसए। तो उन्होंने इसको, जो अमेरिकन सिविल सोसाइटी थी, उसने इसको फिर नीचे नहीं लगने दिया। ओके, और जो हाईलाइट किया। और इसको हाईलाइट किया, बाकायदा मूवमेंट चलाई कि इसको 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 तफ्तीश की जाए, इसको पकड़ा जाए। ये एप्स्टीन जो है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है, वो पकड़े, इनको सजा दे। लेकिन उनके जो सपोर्टर थे, जिनको याशी फरहम फरहम करते थे, वो इनके साथ थे। अच्छा सर, ये पहला केस कब ये शुरू हुआ था, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? ये कोई 2005 के आगे पीछे हुआ है। ठीक है, तो 2005-2006 में, और उसके बाद फिर जेफरी एप्स्टीन को कैद भी हुई थी? वो इस तरह से युद्ध में देखा गया है कि जो लीक्स हुई है सारी, जी, जी। वो अमेरिकन सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये इसके जो सपोर्टर थे, जिनको ये याशी फराहम करता था, वो इसको सज़ा से बचाना चाहते थे। अच्छा। हाँ जी। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था अवाम का, लोगों का, सिविल सोसाइटी का। तो उन्होंने इसके साथ एक सौदेबाजी की कि तुम अपनी एक आध गलती मान लो, एक आध जुर्म मान लो, तस्लीम कर, तुम्हें हम थोड़ी सी सज़ा दिलवाएँगे, और उसके बाद निकलवा लेंगे। निकलवा लेंगे। तो जो उसने एक दो छोटी-छोटी गलतियाँ मानी, तो वो 13 महीने की उसको सज़ा हुई। वो सज़ा भी एक किस्म की, कि अपने ही घर को उसका उसका जेल डिक्लेयर किया गया, प्रिज़न डिक्लेयर किया गया। उसको कहा गया कि 12 घंटे एक दिन में आप बिज़नेस कर सकते हैं, बाकी के 12 घंटे आप उस जेल में आ गए, जो उसका अपना ही घर था। इतनी आसान किस्म की सज़ा थी। वो 13 महीने गुज़र गए, गुज़रते देर नहीं लगती। तो ये फिर आ गया। लेकिन सिविल सोसाइटी जो थी अमेरिकन, उन्होंने इसको नोटिस किया कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फिर मूवमेंट चलाई, और 4-5 साल उनको मूवमेंट चलानी पड़ी। फिर ये जो है जेफरी एप्स्टीन, इसको दोबारा पकड़ा गया, दोबारा केस फिर को इसको लंबी सज़ा हुई। तो उसके बाद ये है कि जेल में था, अचानक खबर आई कि जो उसने सुसाइड कर लिया। और उस दिन कैमरे बंद थे, और गार्ड सोए हुए थे। ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है। अच्छा, ये भी बड़ी मिस्ट्री है, ये भी कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन
ज़िंदा भी हो सकता है। हाँ, ये तो मिस्ट्री जब तक रहेगी, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो डेथ हो गई उसकी, उसको दफन भी कर दिया। वो तो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक लोगों को यकीन नहीं आता तब तक ये रिमोट भी चलेंगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि वो इसराइल में है। आई डोंट नो कि उसमें क्या चीज़ें आती हैं, कभी कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं, जो इसके रूलर्स हैं, बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग हैं, जिनकी दौलत का कोई शुमार ही नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के वो मालिक हैं, और वो यहाँ पे अय्याशी करने आते थे। अच्छा, अभी जो जिस तरीके से आपने बताया कैमरे भी ख़राब हो गए थे, गार्ड्स भी सो गए थे, ना कोई तकरीब हुई उसकी डेथ के बाद, ना उसकी कोई हाँ, फुटेजेस मौजूद हैं, ना वीडियोज़ मौजूद हैं, ना विजुअल मौजूद है। तो अब ये भी एक कॉन्स्पिरेसी बन गई है कि ही माइट बी अलाइव। ये चलेगी ना जब तक क्लियर नहीं होती है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तो सिविल सोसाइटी का प्रेशर प्रेशर जारी है। उन्होंने भी इसको जब ये तरह हुआ, तो ये पॉसिबल है कि जो पहले उसको 13 महीने बचा रहे थे, छोटी सी बुक इस तरह दे के जेल से उसको गायब कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि कैमरा भी बंद हो जाए, गार्ड भी ज़्यादा सो जाए, और ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि उसने सुसाइड किया। सुसाइड करे, किसी का एक जोड़ा एक्स्ट्रा पे आ जाए, क्या अगर कप्तों का एक जोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए जिससे वो लटके, हाँ जी, तो ये एक ड्रामा, मतलब ये समझ में नहीं आती है। यह समझ में बात नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये होती रही हैं। बाकी ये है कि ये जो लोग होते हैं इस तरह के, जो एप्स्टीन है, उसके बारे में बहुत सारी और बड़ी कहानियाँ मशहूर है कि वो लॉन्ग लाइफ जिंदा रहना चाहता था, इसके चीज़ें कैसा था। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये इंसान की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। इसमें एक थ्योरी है ट्रांस ह्यूमन की। अच्छा हाँ, ये ट्रांस ह्यूमन मैं ट्रांस पूछने ही लगा था, इसके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट भी कर रहा है अमेरिका। ट्रांस ह्यूमन के ऊपर जो अमेरिकन आर्मी है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। इंसान ट्रांस ह्यूमन को ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जिसकी मैक्सिमम हेयरिंग हो, जिसकी मैक्सिमम सीइंग हो, दूर तक वो देख सके, जिसकी लाइफ जो है 1000 ईयर से कम ना हो, 1000 और साल। उसको मौत आए ही ना। हाँ जी। तो इस तरह की स्ट्रांग आर्मी अगर उनको हाथ आ जाती है, तो इस तरह चीज़ है। इसके ऊपर काफ़ी इंटरनेट को बहस हो रही है कि ट्रांस ह्यूमन क्या है, और पोस्ट ह्यूमन, यानी ट्रांस ह्यूमन अगर आ जाता है, तो उसके बाद वो सोसाइटी कैसी होगी। सोसाइटी का आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके ऊपर लोग बहस कर रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दादा जो है उसकी उम्र 1000 ईयर है, बेटे की उम्र 980 साल है, और पोते की उम्र 960 साल है, तो ये तो चीफला खत्म ही नहीं होगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो जो चेंज है ना, चेंज इज नेसेसरी, चेंज ज़रूरी है। डेथ इज ए ब्लेसिंग। डेथ होगी तो आगे नई नई चीज़ें रिप्लेस होंगी। और इंसान का जो है ना ताजगी उसकी ज़िंदगी की, वो बड़ी ज़रूरी है। वो आज वैसे भी आप देखें कि हमारे ऑब्जर्वेशन में है कि हर पोता जो है दादा से ज़्यादा खूबसूरत होता है, उससे ज़्यादा ज़्यादा डिफाइंड होता है। हर पोती जो है दादी से ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो ये सिलसिला चलता है, इसका इसका तल्ला की डेथ से है। अगर डेथ ना हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो वो एक कंटिन्यूएशन इस तरह से है कि वो अपनी नई जनरेशन के हवाले से उनके थ्रू वो कंटिन्यू रह रहे हैं। मतलब अमेरिकन आर्मी इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना चाहती है, 1000 साल तक जो जी सके अपनी अपनी आर्मी के लिए। अपनी आर्मी के लिए। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है ऐसे होते? कोई पॉसिबिलिटी इसकी मुझे तो नहीं नज़र आती, लेकिन वो लगे हुए हैं, वो कुछ हद तक कामयाबी भी हो जाती है, क्योंकि ऐसी बन भी जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये खुफिया किए जा रहे हैं या फिर नहीं है? ये नहीं, सारा इंटरनेट भरा हुआ है। आप ट्रांस ह्यूमन देखिए, बेशुमार लंबे लंबे मजमून, फिर पोस्ट ह्यूमन के बेशुमार डिस्कशन, और उसमें लोग आपस में बहस डिबेट कर रहे होते हैं। तो ये तो ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा सर मैं ये भी जानना चाह रहा था, एप्स्टीन आइलैंड पर अ, बड़ी हमने अजीबो-गरीब किस्म की दास्तानें सुनी हैं, तो कुछ हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि वहाँ पर असल में एक्चुअली हो क्या-क्या रहा था? वहाँ पर गुलाम बनाए जा रहे थे, वहाँ पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था, और इस सब का मकसद क्या था? इसमें गैर इंसानी सलूक तो लाजमन किया जा रहा था, उसी के लिए था, लेकिन उसके इर्द गिर्द चूंकि सारा समुंदर है, हमें उन बच्चों की डेड बॉडीज का कोई पता नहीं है। वो दफन कर देते या समुद्र में फेंक देते थे। लेकिन ये सबूत आ चुके हैं कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस तरह की चीज़ें होती रही है वहाँ पे। तो इंसान जो है ना, उसकी याची की कोई इंतहा नहीं है। ये स्लेवरी जो है ना, जब ये बड़ी पुरानी है, हिस्ट्री में भी स्लेव एज एक होती थी, और वो हज़ारों साल रही है। स्लेव्स की कनीज़ों की मंडियाँ लगती थी, कनीज़ें और गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। हाँ जी, मिस्र इसकी बहुत बड़ी मंडी थी।
वहाँ से लोग कौन लोग खरीदते थे? जो मालदार थे, जो पैसे वाले थे। उस वक़्त ज़मीन की मिल्कियत का कुछ खबर नहीं था। जिसके पास ज़्यादा स्लेव्स है, वो ज़्यादा खेती-बाड़ी कर सकता है, वो ज़्यादा बाकी काम कर सकता है, वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। इसलिए जो मालदार लोग थे, वो अच्छी किस्म की औरतें लाते थे और फिर जो अच्छे किस्म का मर्द, जो उससे ज़्यादा ज़्यादा ताकतवर अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करें, बिल्कुल ध्यान रखता है। ये ये सिलसिला काफ़ी साल तक रहा। कुछ लोग घरेलू कामों के लिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसी ही मंडी में उनकी वो बिके थे। तो और वो देखे कि कि जो बेहिस्सी है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, कि लोग जो है ना लालच में आके तो बहुत बेहिस हो जाते हैं। वो एक शेर है, अगर रिश्तों में एहसास होता, यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाज़ारों में। वाह! अपने भाई थे उनके। हाँ जी, उन्होंने उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, फिर वो किस तरह से बच गए। अच्छा, अभी वहाँ पर गुलामों की, जिस तरह आपने कहा कि गुलाम पहले भी मौजूद थे, और अब क्या जेफरी एप्स्टीन ये जो शख्स था, ये दोबारा ही वही दौर शुरू करना चाहता था जहाँ पर खुद को ये नऊज़ुबिल्लाह देवता तस्वुर कर रहा था, सुपीरियर तस्वुर कर रहा था, या उसे ये सब करके तस्कीन मिलती थी? क्या उसके मकासद थे? ये कोई उसका सिर्फ अकेले का काम नहीं है, उसके बड़े-बड़े नाम हैं। इसमें ट्रंप का नाम आया, बिल क्लिंटन का नाम आया। अब उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी जेल में है। उसको 20 साल कैद हो चुकी है। हाँ, आपने गिज़िलियन मैक्सवेल का गिज़लेन मैक्स गिज़िलियन मैक्सवेल। हाँ, गिज़लेन मैक्सवेल। तो इन सब कामों में वो औरत भी मुलविस थी इसके साथ? मैक्सिमम काम उसका था। अच्छा। वो इसको लड़कियाँ ला के देती थी मुख्तलिफ जगहों से, कि जी हमने पार्लर खोला है तो उससे हमें आपको ज़रूरत है तो हमें और ये कहा जा रहा था अंडर एज गर्ल्स को पूरी दुनिया से सप्लाई किस तरह से हर जगह से वो करती थी। और उसने जो है ना वो इसके साथ बड़ा लंबा अरसा गुजारा है। और ये जो है ना अभी इसको सज़ा हुई है 20 साल की। लेकिन उसके ऊपर ये है कि अब वो ये ऑफ़र कर रही है कि हाँ, अमेरिका का एक कानून है जिसको फिफ्थ अमेंडमेंट कहते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके तहत आप किसी मुजरिम को जो जेल में है, उसको आप ज़बरदस्ती उससे बयान नहीं ले सकते, ज़्यादती नहीं कर सकते, उसकी मर्ज़ी है बयान दे या ना दे। वो ये ऑफ़र कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप मेरी सज़ा माफ़ कर दें या बहुत कम कर दें, तो मैं आपको सारे हक़ाइक़ बता दूँगी, वरना मैं नहीं बताऊँगी। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे मुजरिम सामने आएँगे। अब मसला ये है कि जो मुजरिम तो बेशुमार हैं, हैं जी? अब वो मुजरिम जो है बड़े-बड़े लोग हैं, बिलियनियर, ट्रिलियनियर। अब उन सब की कोशिश है कि ये मसला कहीं ठप जाए, आगे ना बढ़े। लेकिन देखें इसका क्या अंजाम होता है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ भी आपसे यहाँ पर समझनी है कि जेफरी एप्स्टीन ये जो कुछ कर रहा था, जी, ये एक खातून उसके साथ इन्वॉल्व थी, आपने ज़िक्र किया। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि ये जेफरी एप्स्टीन असल मुजरिम नहीं है? इसके पीछे असल मुजरिम वो सिस्टम है जिसने जेफरी एप्स्टीन को बनाया। एग्ज़ैक्टली। जेफरी एप्स्टीन जो है ना वो उसका फ्रंट मैन है। हुँ। देखें, वो मेहनती बंदा था और वो टीचिंग भी करता रहा। वो एक आम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। वो किस तरह अमीरों के हत्थे चढ़ गया। इंटेलिजेंट आदमी था, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। अब वो उन सब के नाम वो छुपा रहे हैं और ये मैक्सवेल भी उनके नाम छुपाना चाह रही है। फिर अब चूँकि लंबी सज़ा एक हो गई है, लेकिन ये सारा मैं इस सारे अमल का जो क्रेडिट मैं देता हूँ, वो अमेरिकन सिविल सोसाइटी को देता हूँ। उन्होंने इस तहरीक को दबने नहीं दिया। अच्छा स हालाँकि उसको ख़त्म करने की कोशिश की 13 महीने की सज़ा दे के, फिर भी वो चुप नहीं बैठे। अभी मुझे ये भी बताइए कि ये जो सिस्टम है, ये कौन-सा सिस्टम है जो इतना ऐसा सलूक भी कर सकता है इंसानों के साथ? और जिस तरीके से आपने भी बताया बच्चों के साथ जो सलूक होता था वहाँ पर, जो मंडियाँ लगती थी, तो ये कौन-सा सिस्टम है? कौन ये सब करवा रहा था? कौन मुलव्विस है इसके पीछे? बड़े हाथ किसके हैं? इसके पीछे जो है ना पूरा एक निज़ाम है, जो सरमायादाराना निज़ाम है ना, उसकी बुनियाद ही है। उसमें ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। हालाँकि औरत जो है ना, वो नस्ल इंसानी की अमीन है, उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये औरत का है अमल कि वो तारीख गारों से इंसानों को उठा के लाई और रोशन शहरों तक पहुँचा दिया। औरत ना होती तो ये उसी तरह ख़त्म हो जाता सब कुछ। तारीख गारों से, जंगलों से, सैलाबों से, दलदलों से वो अपने बच्चों को बचाती फिरती शहरों तक लेती आई। शहरों में पहुँचे जब ये बच्चे जवान हुए तो इन्होंने उसको इस्तार बना दिया। अब औरत के जिस्म के साथ साबर बिकता है, कि कई किस्म की चीज़ें बिकती हैं जो मार्केट की चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्होंने उसकी कदर नहीं की।
औरत को जो जो सोसाइटी औरत की कदर नहीं करती, वो कोई तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए उसकी उसकी तरक्की उसकी कदर लाज़मी है। उसकी औरत जो नस्ल इंसानी की अमीन है। मैं कहता हूँ औरत नस्ल इंसानी की अमीन है, औरत अदीम है। इन्होंने औरत की तौहीन की है। तो ये इसका कोई अंजाम तो निकलेगा ही। अब 21वीं सदी है, अब कब तक ऐसा चलता रहेगा? वैसे सर मुझे ये भी बताइए कि इसके लिंक्स इज़राइल से भी जोड़े जा रहे हैं और कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं कि इज़राइल के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ये खुद भी एक ज़ायनिस्ट था। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन जाता है कि हर चीज़ को इसराइल के साथ जोड़ देना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक बाल एक इनका था, बाल एग्ज़ैक्टली बाल जो है उसको शैतान या इवल फोर्सेस के तौर पे ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम तीनों मानते हैं। उसको कोई आइडियल चीज़ नहीं थी वो बाल जो है। तो ये उस इलाके का था जिसको लिवांट कहते हैं। लिवांट का मैं बताऊं कि लिवांट उस एरिया को कहते हैं विच इज बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड रिवर यूफ्रेट्स। इसके अंदर इसका 4-5 मुल्क है, जिसको इसराइल भी है, जॉर्डन भी है, सीरिया भी है, लेबनान है। ये सारे मुल्क जो हैं ये लिवांट में हैं। यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हुआ करती थी, और उसी को बुनियाद बनाते हैं कि हमारे जो थे वो यहाँ पे हुक्मरान थे। लेकिन उसके बाद तो मुसलमानों की हुकूमत रही। अब तो जैसे पहले हमने कहा था, मैं उसका फिर जो जोड़ूंगा कि ये सी ट्रेड रूट जो है, उसकी उसकी वजह से उसके वाजदा के तौर पे उसकी हिफाजत के लिए इसराइल को कायम किया गया था, और सारी समाजदार दुनिया ने मिल के बनाया था। बाकी यहाँ पे आम एक ट्रेंड चल जाता है कि वो उसको एक रिलीजियस और इस किस्म की चीज़ें, रिलीजन का तो ठीक है वो लाते हैं, क्योंकि रिलीजियस अगर वो जोड़ते हैं उसके साथ, तो वो उनके लिए रिलायबल एक चीज़ बन जाती है, वो उनको धोखा नहीं दे सकते। उस लिहाज से वो रिलीजन का तड़का ज़रूर लगाते हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश से दुनिया भर के ज्यूज़ ला के वहाँ पे आबाद किए, क्योंकि अगर वो दूसरी आबादी होती तो उसमें उतना ट्रस्ट नहीं किया सर जाता। हमारे भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता और फिर ये खबरें भी आई कि किस्वा खाना काबा के ख़िलाफ़ का जो टुकड़ा है उसका भी इस्तेमाल किया गया था और जिसकी तरफ तमाम उम्मत मुस्लिमा तमाम मुसलमान रुख करके सजदा रेज़ होते हैं। तो उस पाक उस खूबसूरत और हमारे लिए एक रूहानी जो एक मोतबर शय है, तो उसका भी इस्तेमाल किया गया, वो भी उस तक पहुँचाया गया। तो वहाँ पर कोई डेमोनिक प्रैक्टिसेस की जा रही थी वहाँ पर? नहीं, वो वहाँ अपने को खुश होता था कि देखो जी, मुसलमान जिसको सजदा करते हैं, तो वो तो मेरे हाथ में। वो तो देखें, उसको उसको फिर से खुशी होती होगी मुसलमानों की इस्लाम की तौहीन करके। तो इस वजह से उसने रखा होगा, इस तरह की चीज़ें तो होती हैं इनमें। वहाँ पर कह रहे मुस्लिम लीडर्स भी गए थे। एप्स्टीन आइलैंड पे मुस्लिम लीडर्स भी गए थे। इसमें आपसे लीक्स हो रही। हुँ। याशी जो है ना, हर कोई करता था। ये कि इसका कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं है। जो बिलियनियर, ट्रिलियनियर है, हर कोई है, चाहे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सभी उन जज़ीरों में जाते थे। अभी तो ये नहीं पता है कि बाकी जज़ीरों में क्या हो रहा है। ये तो एप्स्टीन जो है ना, वो आ गया ना सामने। उसको वो भी एक औरत ने उसको भी एक्सपोज़ किया। आखिर में सर जाते-जाते ये बताएँ कि जो ये सब हो रहा है और जो ये सब कुछ हुआ, इसमें अब मुस्लिम ममालिक का या फिर मुस्लिम ममालिक को छोड़ देते हैं, पूरी दुनिया के ममालिक का, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि पूरी दुनिया से बच्चियाँ स्मगल किए जा रहे थे, वहाँ पर पहुँचाए जा रहे थे और ये एक इंटरनेशनल क्राइम किया जा रहा था। इंटरनेशनल इसके अंदर दीगर ममालिक भी हैं। तो व्हाट शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी कि अब उन तमाम तर फाइल्स को व्हाट डू यू थिंक एक्सपोज़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी व्हाट डू यू थिंक, नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए? ताकि कल को कोई ऐसा सलूक जो आपने हमें भी बताए, ऐसा सलूक कोई ना कर सके। इसकी आइंदा के सलूक के लिए रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन ये सारी फाइलें, ये सारा डाटा जो है, ये उन्हीं के पास है ना। हाँ। जिसको मर्ज़ी वो एक्सपोज़ करे, जिसको मर्ज़ी वो समुद्र में फेंक दें। ये यही मैं आपसे पूछना चाहता था। आप लगता है एक्सपोज़ करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरह एक्सपोज़ कर सकता। क्योंकि अभी 26 लाख डॉक्यूमेंट्स नहीं रिलीज़ किए गए हैं। किसी तरह से ये उसको करेंगे तो उसमें भी। आप आजकल एक और चीज़ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सी चीज़ें जो सामने आती हैं, बाद में लोग जो है जिसको नहीं मानना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम कर देते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जनरेट हुई है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ यही कौमें हैं
यही अमेरिका है, यही बरतानिया है, यही बाकी मुल्क हैं जो कि बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते हैं ना? हम ये मानने को तैयार हैं कि अमेरिकन सोसाइटी जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उन्होंने बड़ा इसमें रोल प्ले किया, लेकिन जो हुक्मरान है वो क्या कर रहे हैं अब इसमें? ट्रंप ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उन्होंने भी इसके जो है एप्स्टीन और मैक्सवेल जो उसके बारे में गोलमोल जवाब दिए कि हाँ होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि इन सब यशों के नाम उसमें आते हैं। तो इसमें जो है ना अब से एक बयान दे दिया है कि उसमें ट्रंप और बिल क्लिंटन शामिल नहीं है। तो पहले जो लीक हुई है, सारी लीक हुई हैं, उनमें से वो भी लीक हुए थे। अगर ये नहीं है तो बाकी लीक भी मशकूक हो गई। बिल्कुल हाँ जी। ट्रू। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करके तो इसको कैमोफ्लेज करने की कोशिश सर व्हाट शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज नाउ? इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि आप कंक्लूड करें कि अब हमारा क्या रोल बनता है, फिर बाकी ममालिक का जिनके नाम इसमें शामिल थे, जिनके बच्चे इसमें शामिल थे, व्हाट इज़ देयर रिस्पांसिबिलिटी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाना चाहिए इस केस को, बिकॉज इट्स नॉट नाउ लिंक्ड विद द यूएस। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कौन लेके जाएगा? उसका एविडेंस कहाँ पे? एविडेंस तो उनके पास है, मैक्सवेल के पास। अब जो वो बयान कर रही है कि इसमें जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप और बिल क्लिंटन शामिल नहीं है, अब एक मुजरमा जो है उसके बयान से ऊपर ये बरी होंगे, या तो कोई अदालत बरी करे ना। उसका बयान आ गया कि ये इनका नाम नहीं है, इनका नाम गलत है, ये तो बिल्कुल साफ है, तो मान लिया हमने। कैसे ये हो सकता है? इसमें ये कोई किसी इंसाफ की बुनियाद है? या तो कोई अदालत कहे, एविडेंसेस पेश हो, वो कहे कि जी हाँ जी जल में प्रेसिडेंट ट्रंप और बिल क्लिंटन नहीं है या और फला फला नहीं है, वो तो बात और है। तो जब वो मैक्सवेल नहीं बताना सब कुछ, तो फिर क्या उसका क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती? एग्जैक्टली सर, मुझे लगता है इट विल गेट वर्स इवन डे बाय डे। और ये अपने मफाद के लिए जो चीज़ें थी, जो जिस तरह उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए, मुझे भी ये लगता है कि मज़ीद डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज़ नहीं करेंगे। खैर, इट वाज़ ग्रेट हैविंग अ डिस्कशन विद यू एज़ यूजुअल। हमारी ऑडियंस ने भी यकीनन एन्जॉय किया होगा, सीखा होगा। एनीथिंग सर एट द एंड इफ यू वुड लाइक टू से? इंसानियत को आगे बढ़ना चाहिए। ये अब जो दौर है, पिछले सारे इतने दौर गुजर गए हैं। एक प्री हिस्टोरिक था, फिर स्लेव एज था, फिर फ्यूडल एज था। सारी जगह पर इंसानों के साथ ज्यादतियाँ तो होती रही हैं, वन फार्म और दी अदर। फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट दौर आ गया, ट्रेड का दौर आ गया। अब दौर है ग्लोबलाइजेशन का और सोशल मीडिया का। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कनेक्ट कर दिया है, और ये कनेक्टेड दुनिया जो है ये एक ज़रूर बड़ा इनकलाब बर्पा करेगी और इन चीज़ों का जवाब ढूंढेगी, क्योंकि अब लोग कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। पहले जो लोग थे उस अमेरिका के बारे में या दूर दराज इलाकों के बारे में उनको पता नहीं होता था वहाँ में क्या हो रहा। कोई ट्रैवलर जाता था, वो साल बाद किताब को लिखता था, जो आधा झूठ आधा सच होती थी, उस पर लोग बिलीव कर सकते। अब कम्युनिकेशन इतनी रैपिड है कि माइक्रो सेकंड में एक चीज़ जहाँ पर वाक़ होती पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये पूरे इंसानों को जोड़ रहा है, इंटरनेशनलाइज कर रहा है सब इंसानों को। सब मिल जाएंगे, उनके राब्ते आपस में बढ़ेंगे, तो यकीनन बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह सर, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कैसा लगा हमारा आज का पॉडकास्ट, हमारी आज की एपिसोड नंबर 8? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अवान साहब को और मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।